मैं पूरे सम्मान के साथ भाई साहब प्रमोद भार्गव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे संक्षिप्त में हमें आशीर्वचन प्रदान करें। भाई साहब प्रमोद जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी, अध्यक्ष श्री महेंद्र जी, श्री देवेंद्र जैन साहब, पंडित जी पुरुषोत्तम तिवारी जी, रविंद्र सेवहरे जी, घनश्याम जी, नर्मदापुरम से पधारे श्री मुकेश सांडिल जी, आशुतोष जी, प्रदीप अवस्थी जी, डॉक्टर HP जैन साहब, जयपाल जी और मेरे सभी अभिन्न पत्रकार और साहित्यकार साथी। देखिए, साहित्य के बारे में एक समाज में और वर्तमान राजनीति में बड़ी गलत धारणा है कि आखिर साहित्य का महत्व क्या है। ये केवल मध्य प्रदेश में, शिवपुरी में या नहीं है, पूरे भारत में है। क्योंकि एक समय के बाद, और जबकि हम सब जानते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने भी लड़ी वो सब किसी न किसी रूप में साहित्य से जुड़े हुए थे। बल्कि जब हम गुलाम थे तो साहित्य का पुनर्जागरण, साहित्य और संस्कृति का पुनर्जागरण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिख के और उनका नाट्य रूप में रूपांतरण करके और मंचन करके ही किया था। उसमें कबीरदास और सूरदास का भी योगदान था। और हमने जाना ही तभी जब हमने एक लंबे समय तक एक गुलामी सही तो हम लगभग भूल गए थे अपनी संस्कृति को और अपने अस्मिता को। तो उस अस्मिता को, उस अस्तित्व को जगाने का काम साहित्य ने ही किया है। और इसके बाद आज़ादी की लड़ाई तो होती, उसकी जो प्रमुख शुरुआत होती है 1857 की क्रांति के बाद आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, उसमें जो आज वंदे मातरम आप गाते हैं वो कहाँ से आया? वो उसी उपन्यास से आया। तो आज़ादी की लड़ाई उस गीत को गाकर और अन्य गीतों को गा कर ही हमने प्राप्त की है। और आज हमें अवसर मिला है, उसके बाद 1947 से हमें अवसर मिला है राजनीति के माध्यम से देश को सशक्त बनाने का। और यदि हम साहित्य को भुला देंगे, साहित्य को महत्व नहीं देंगे, तो निश्चित है हमारे नैतिक मूल्यों का पतन होगा। और जैसा कि हम अनुभव भी कर रहे हैं कि इस देश के नैतिक मूल्य लगातार क्षरण होते जा रहे हैं। तो साहित्य परिषद आखिर ये चिंता क्यों कर रहा है कि पूरे प्रत्येक जिले में रामचरितमानस का पाठ हो, रामचरितमानस के बारे में और नए ढंग से जानकारी दी जाए, केवल इसलिए कि इस देश के नैतिक मूल्य मजबूत हों। तो इसलिए जो गोयल साहब ने आग्रह किया हमारे पूर्व और वर्तमान विधायकों से कि आप लोग इसमें योगदान करें, तो उनकी इस बात को मैं भी बड़ी विनम्रता के साथ वर्तमान पूर्व विधायक और रविंद्र सेवहरे जी से आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से आप इसमें आगे, और साहित्य और साहित्य जो भी सारी चीजें हैं वो साहित्य से ही हैं। थोड़ी और मैं आगे बात करूंगा, इसलिए आपको आगे आके, चूंकि आप लोग हर तरह से सक्षम हैं, आगे आके साहित्य का जो भी कार्यक्रम हो, खासतौर से जो अखिल भारतीय परिषद के माध्यम से होने जा रहा है, उसमें अपनी अहम भूमिका जरूर निभाएं। एक तरह से आपका कर्तव्य बनता है। आखिर आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि जो प्रकृति या जो ब्रह्मांड जब अस्तित्व में आया तो उससे जो पहला जो कोलाहल हुआ, तो उससे जो पहला शब्द निकला था वो ओम था। और आज कई चीज़ों से ये सिद्ध हो गया। जैसे जैसे तकनीकी विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा साहित्य, खासतौर से जो हमारा प्राचीन संस्कृत साहित्य, वो कितना वैज्ञानिक था, इसकी प्रामाणिकता सामने आती जा रही है। शुरुआत इस जो आदरणीय जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने कॉलरस के ऊपर जो पानी के ऊपर कविता पढ़ी थी, उस कविता का संदर्भ यहाँ उल्लेख करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो कविता पढ़ी यहाँ, उसमें यहाँ की नदी भी है, संस्कृति भी है, मोहल्लों का और बस्तियों का विवरण भी है, सड़कें हैं, सब हैं। तो वो है जरूर कविता, लेकिन उसमें कोलरस का इतिहास, भूगोल, समाज सब है। तो हमारे जो ग्रंथ हैं वो केवल धर्म ग्रंथ नहीं है। एक बड़ी भूल हम लोगों से हुई है, खास तौर से मैं इसके लिए दोषी ब्राह्मणों को मानता हूँ।
चूंकि मैं प्राचीन संस्कृत के विषय का बड़ा अध्ययन कर रहा हूं लगातार, बड़ी भूल है कि हमने उनको केवल धर्म की वस्तु मान लिया, जबकि वो पूरे ग्रंथ न केवल साहित्य के तो उत्कृष्ट ग्रंथ हैं ही, मानव शास्त्र के, समाज शास्त्र के, मनोविज्ञान के और विज्ञान के, इससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। और महाभारत हमारा इन ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और अब तो ये लगातार विज्ञान सिद्ध करता जा रहा है कि जो महाभारत में और वाल्मीकि रामायण में जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, तो वैज्ञानिक तकनीक से, जिसे प्लेटोनोरियम तकनीक कहते हैं, उसके माध्यम से जब वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाल के और उससे पीछे गए, तो जो तिथियां चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की दी हैं, लगभग उसी समय वो जो घटनाएं बड़ी बताई गई हैं वो सिद्ध होती हैं। तो वो झूठी नहीं थी चीज़ें, बिल्कुल सत्य थी। जैसा कि मैंने कहा, कोलरस में कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि इस क्षेत्र को विखंडित होना पड़े, किसी कारण से भागना पड़े लोगों को, तो उस कविता जब फिर उसमें बाद में आए, कोई भूकंप आ जाए, ऐसा कुछ बाद में आए लोग बाग और देखें, करे कभी तो कहते थे कि इसमें गुंजारी नदी है, लेकिन कहाँ है गुंजारी नदी? वो तो उस जगह है ही नहीं, जैसा कि बताया गया था, जैसा कि हमारी सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है। लेकिन आज तमाम वैज्ञानिकों ने, बल्कि इंडियन ऑयल कंपनी ने उसका भूगर्भ शास्त्रीय अध्ययन करके सिद्ध कर दिया है कि सरस्वती नदी वही है जहाँ ऋग्वेद में और महाभारत में बताई गई है। उन्होंने पूरा सिद्ध किया है। उसके पानी की जो तरलता है वो जमीन में यंत्र डाल के उसको तय किया है कि ये है, और उसको अब मान रहे हैं लोग बाग। और जो हरियाणा में तो पूरी जो नदी जहाँ से उद्गम जो स्रोत है उसको भी ढूंढ लिया गया है कि यहाँ पर है। तो हमारी कोई भी चीज़ें झूठी नहीं हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज ब्रह्मांड को हम जितना भी जानते हैं, हमारे उपनिषदों में ब्रह्मांड की ही कल्पना है। और आज हमारे ऋषि मुनि तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, और आप 5 तत्वों को सब जानते हैं, और ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। इसलिए जो ब्रह्मांड में है वो भाई मनुष्य शरीर में है। तो ये हम साहित्य से ही जानते हैं सारी चीज़ें। और आज हम सबसे ज़्यादा यदि गौरवान्वित होते हैं या हम अपने अतीत को जानते हैं, तो साहित्य से ही जानते हैं। आखिर क्यों हमारे घरों में रामायण, महाभारत या अन्य धार्मिक, जिनको धर्म के ही भांति सही, उसके बहाने सही क्यों हैं? क्योंकि हमारी उनके प्रति कहीं ना कहीं आस्था है। और आज जो जब देश गुलाम था, जब अंग्रेज गिरमिटिया मजदूरों को बिहार से और उत्तर प्रदेश से ले गए थे, तो वो अपने साथ में रामायण और गीता का गुटका ले गए थे साथ में। आज उन्होंने वहाँ फिजी में, मॉरिशस में अपनी सत्ता को स्थापित किया, हिंदी को स्थापित किया, और आज कई देशों में इनमें 50% से ज़्यादा आबादी हिंदी भाषियों की है। तो ये केवल रामायण से और गीता से हुआ। आज समुद्र में जो राम सेतु खोजा गया है, वो कैसे खोजा, आज सिद्ध कर रहे हैं। एक समय उसकी मजाक उड़ाई जाती थी। एक सरकार ने इस तरह का शपथ पत्र भी दिया था कि ना राम का अस्तित्व है, ना राम सेतु का अस्तित्व है। ये बिल्कुल गप है, झूठ है, ये काल्पनिक है। लेकिन नासा ने चित्र लेके और उसको सिद्ध किया कि राम सेतु यहाँ से यहाँ तक है, और राम सेतु का वही विवरण, वही भौगोलिक स्थिति हम वाल्मीकि रामायण में पाते हैं जो वर्तमान में नासा ने सिद्ध की है। तो इन सब चीज़ों को हम केवल साहित्य से जानते हैं। और यदि हम साहित्य को कमज़ोर कर देंगे, साहित्य को धूल दूसरित कर देंगे या उसको नकार देंगे, तो आप मान लीजिए, या तो आपकी जो अस्मिता है, जिस अस्मिता में आप जी रहे हैं, वो चाहे हिंदुत्व की हो, चाहे और अन्य उसकी हो, वो लुप्त हो जाएगी। और आप और ऐसी स्थितियों में तमाम लोग पलायनवादी हो जाते हैं, और पलायनवाद की स्थिति में तमाम लोग आत्महत्या भी करते हैं। तो ये चीज़ें काल्पनिक कतई नहीं है, एक इतिहास है। इनमें कुछ जगह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है। आशुतोष ने कहा जातिवाद के ऊपर कि जातिवाद को हमें खत्म करना है। इस देश की पहली, इस दुनिया की पहली कविता किसी ने लिखी तो वाल्मीकि जी ने लिखी। आप सब चूँकि साहित्य और उससे जुड़े हुए हैं, संस्कृति, तो सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने क्रोंच पक्षी का जब बहेलिया शिकार कर रहा था तो उससे वो द्रवित हुए और एक शोक कविता उन्होंने तुरंत रची। वाल्मीकि कौन थे? हम में से ज़्यादातर लोग, बल्कि एक समाज है जो वाल्मीकि जी को अपना पूर्वज मानता है, और वाल्मीकि जयंती जब पड़ती है तो वो उनके जुलूस भी निकालता है
और व्याख्यान मालाएं भी कराता है और कहता है कि हम इन्हीं के वंशज हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो उनके वंशज का दावा करते हैं वो छोटी जाति से हैं, दलित जाति से हैं, मेहतर हैं। अब सवाल उठता है कि मेहतर आए कहाँ से, जिनको हम अपनी भाषा में, देसी भाषा में या बोलचाल की भाषा में, चूँकि मेरे को बोलना पड़ रहा है मैं बोल रहा हूँ, भंगी शब्द कहते हैं। भंगी आए कहाँ से? आप पूरा जो संस्कृत वांग में है, जिसमें ऋग्वेद से लेकर महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, जो उस समय के प्राचीन जितना भी संस्कृत साहित्य है, उसमें कहीं भी आप खोज लीजिए, इस शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि इतना बड़ा साहित्य इस देश में रचा गया और उसमें जो शब्द नहीं है उस जाति के कोई व्यक्ति थे, कोई समाज था, कोई परिवार थे? एक बड़ी सोचनीय और विचारणीय बात है। और इस बात को यदि सबसे ज़्यादा सोचना है तो वो लेखक वर्ग को सोचना है, क्योंकि अंततः राजनीतिज्ञ भी दिशा लेंगे तो आपसे लेंगे। आप राजनीतिज्ञों से दिशा लेंगे तो निश्चित समझिए कि आप गलत दिशा में जाएंगे या ऐसी दिशा में जाएंगे जिनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। तो आखिर वो वाल्मीकि हैं कौन? वाल्मीकि कोई भी रहे हों, और मैं तो कहता हूं कि सारा समाज माने कि वो मेरे पूर्वज हैं, क्योंकि वाल्मीकि ने जो दिया है वो किसी एक जाति को, एक समाज को नहीं दिया, बल्कि समग्र भारतीय समाज को दिया है, आर्यवर्त को दिया है, अखंड भारत को दिया है। अब वो सवाल उठता है कि भंगी आए कहाँ से? आप सब जानते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य है कि भारत लगभग 1000 साल गुलाम रहा। उस गुलामी में क्या क्या हुआ? अभी तो आपने केवल कश्मीर, जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, उसमें अत्याचार देखा है। लेकिन आप इतिहास के संदर्भ ग्रंथों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कश्मीर फाइल्स की कोई पहली बार बात आई हो। जो उस समय के जागरूक लेखक और पाठक थे, आखिर जो उसके जो निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने वो फिल्म भी अखबारों की कतरनें पढ़ के, समाचार पढ़ के और तमाम जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके विशेषांक पढ़ के और उन चीज़ों को निकाला है, और फिर जो उस समय के लोग जीवित हैं उनसे बातचीत करके उन चीज़ों को लिया और फिर वो एक फिल्म बनाई। आज एक फिल्म ने पूरी दुनिया के परिदृश्य को बदल दिया, पूरी दुनिया की मानसिकता को बदल दिया, और आज दुनिया मानने को तैयार हो रही है कि वास्तव में कश्मीर के जो हिंदू थे उन पर अत्याचार हुआ था। क्या तो उस समय धर्मयुग ने तो उस समय विशेषांक निकाले थे कि इस तरह से इसमें अत्याचार हो रहा है, लेकिन उस समय की सरकारों ने, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ के चीफ जस्टिस को मार दिया गया, लेकिन कोई FIR नहीं हुई, कोई आयोग नहीं बैठा। आखिर जो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? जो एक कहीं छोटी सी बात होती है और यदि उसको उठाते हैं वामपंथी मार्क्सवादी, तो उस बात को लेके वो संज्ञान में लेके चीज़ों को अखबार के माध्यम से और प्रकरण कायम कर लेती है। चीज़ें हमको सोचने की ज़रूरत है। तो जातिवाद आखिर, तो जब हमारे देश में जो आक्रांता हैं वो आए और उन्होंने अपना जो लोग उनसे लड़े वो सेना में भी थे, जनता में भी थे, जैसा कि आप देख रहे हैं आज यूक्रेन में कि न केवल सेना बल्कि वहाँ की जनता भी युद्ध लड़ रही है, और जो लोग वहाँ से निकल गए थे, युद्ध की वजह से पलायन कर गए थे, वो लोग लौट के आ रहे हैं, और महिलाएं तक लौट के आ रही हैं और कह रही हैं कि हम रूस से युद्ध लड़ेंगे। तो ये जिजीविषा है जो सामने आती है युद्ध के समय। तो जब आक्रांता हमारे देश में आए तो उनकी दो ही बातें थीं, या तो आप धर्म बदलिए या आप मरने को तैयार रहिए, जैसा कि आप कश्मीर फाइल्स पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने धर्म नहीं बदला और जीवित भी रहे, तो उन लोगों को मार मार के भंगी बनाया गया, और इसीलिए हमारे यहाँ कहावत भी है कि तो मार मार के भंगी बनाया गया है। और अब जो मार्क्सवादी हैं, खासतौर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, और JNU के एक प्रोफेसर हुए हैं, अब उनका अभी स्वर्गवास हो गया कुछ समय पहले, उत्तर प्रदेश के दलित परिवार से आते हैं वो, उनका नाम एक मुझको याद नहीं आ रहा। तो इन लोगों ने समाजशास्त्रीय अध्ययन किया इस जाति का, और इस जाति का गोत्रों के आधार पर अध्ययन करने के बाद पता चला कि इनके 27 गोत्र क्षत्रियों के हैं और 12 गोत्र ब्राह्मणों के हैं। तो ये लोग जो हैं ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और कुछ अन्य जाति के भी हैं। तो एक भंगी तो हमारे यहाँ थे ही नहीं, क्यों? हमारे घरों में मलमूत्र विसर्जन का कोई तरीका ही नहीं था। जो राजमहल थे उनमें भी मलमूत्र का विसर्जन नहीं किया जाता था, ये तो बाद में शुरुआत हुई। तो जो चीज़ की हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, तो भंगी की कौम आखिर बनेगी किस लिए? तो निश्चित रूप से जातिवाद पर
बड़ी तीखा प्रहार करने की न केवल लेखकों को बल्कि राजनीतिज्ञों की भी जरूरत है। तभी इस देश से जातिवाद दूर होगा। हालांकि हमारे यहाँ जो आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं हैं वो जातिवाद को मजबूत कर रही हैं, अन्यथा हो सकता है कि इस समय तक जाति बहुत कुछ टूट जाती, क्योंकि तमाम लोगों ने अपने जो जाति की जो संबोधन सूचक शब्द हैं उनका लगाना बंद कर दिया था। तो साहित्य परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा में चल रही है। और भैरप्पा जी का जिनका नाम लिया आशुतोष ने, कि उनकी जो आवरण और पर्व जो उपन्यास हैं वो साहित्य परिषद की बैठक में थे, अखिल भारतीय साहित्य। तो उन्होंने सबसे पहले कौन सी किताब लिखी? पर्व उनका पहला उपन्यास आया जो महाभारत के ऊपर है, और महाभारत में उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को उभारा। बाद में उनका आवरण उपन्यास आया जो लव जिहाद के ऊपर है, और लगातार वो लिख रहे हैं इन्हीं विषयों पर, जिससे भारत की न केवल सांस्कृतिक विरासत को बल्कि जनसांख्यिकीय घनत्व को भी नुकसान हो रहा है। आज जो हम सीमांत प्रदेशों में देख रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश से, और जैसा कि हमने कश्मीर में भी देखा कि पाकिस्तान से तमाम जो घुसपैठिए आके हैं उन्होंने कई जिलों का जनसांख्यिकीय घनत्व बिगाड़ दिया है। तो इन सब चीज़ों को यदि, और आप जब मत सोचिए कि हम मध्य क्षेत्र में रहते हैं, तो मध्य क्षेत्र में तो कोई हमला होगा ही नहीं। आजकल तो तकनीक इतनी विकसित है कि आज उनको कोलारस के इस फूलराज होटल में मिसाइल फेंकनी है तो वहीं बैठे फेंक देंगे और आपके अस्तित्व को नष्ट कर देंगे। तो अब आपका अस्तित्व नष्ट ना हो, इसके लिए आपको साहित्य से जुड़ने के साथ साथ हमें साहित्य का नए ढंग से उसका पुनर्लेखन करने की भी जिम्मेदारी उठानी है, जैसा कि भैरप्पा जी ने उठाई है। यदि आप उस जिम्मेदारी को उठाएंगे, केवल कविता में संतुष्ट मत होइए। आपकी तरह मैं भी कहानियाँ लिखता हूँ, और मुझे तो वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश का ऐसा कोई भी पत्र और पत्रिका नहीं है कि जिसमें मेरी रचनाएं कहानी के रूप में, उपन्यासों के धारावाहिक रूप में ना छपी हुई हों। लेकिन इसके बावजूद मैं उस लेखन को महत्व दे रहा हूँ, जिससे कि हमारा समाज, हमारी जो भारतीय आर्य संस्कृति है, उसका अस्तित्व न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी स्थापित हो। इस चेतना के साथ यदि हम चलेंगे तो निश्चित है कि भारत की जो अखंडता है और जो उसका स्वरूप है वो अक्षुण्ण रहेगा, और हम अपने आप में गौरवान्वित होते रहेंगे। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, चूँकि मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इस बात के लिए भी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बहुत संक्षिप्त में बात संभव नहीं है। यदि आपको वास्तव में परिवर्तन चाहिए तो आपको चीज़ों को भी थोड़ा विस्तार के रूप में जानना पड़ेगा। आपने इस मंच ने मुझे यहाँ बुलाने का और बोलने का अवसर दिया, इसके लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।